नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मेरा ये नेक्स्ट लेक्चर अगला लेक्चर रहेगा जो हमने कॉमन यानी सामान्य एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, जनरल एग्रीकल्चर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे बीएससी अगर किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी महाविद्यालय या किसी भी डिग्री कॉलेज से कर रहे हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हार्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। या कोई भी स्टूडेंट जो भी एमएससी का पेपर देना चाहता है, किसी भी कंपटीशन की जो एमएससी में जैसे हमारा बीएचयू होता है और जो अन्य परीक्षाएं होती हैं, या अगर हम क्या सेमेस्टर का पेपर देने चाहते हैं, यानी तो ये सभी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हमने ये जो आप सबको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही है, कई बुकों का कंबाइंड है, समझ लीजिए कई बुकों से हमने एक एक क्वेश्चन अच्छे से सेलेक्ट करके आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अब हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप सबको लेक्चर एक कैसा लगा ये ज़रूर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम आज के स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिया मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, मतलब मोस्ट कॉमनली मुख्य रूप से सामान्य रूप से अगर देखा जाता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है, कीटाणुनाशक के लिए। क्या होता है? कीटाणुनाशक के लिए। इन वाटर मतलब जल में, प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण के लिए। क्या होता है? प्यूरिफिकेशन मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। तो जल के शुद्धिकरण के लिए, कीटाणुनाशक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अगर देखा जाता है वाटर प्यूरिफाई, क्या बोला जाता है? जल के प्यूरिफाई या जल के शुद्धिकरण के लिए कीटाणुनाशक के मतलब कीटाणुओं को नाश करने के लिए, जो हमारे उसमें कीटाणु पाए जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? या वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक सामान्य लैंग्वेज में ये समझ लेना कि वाटर प्यूरिफिकेशन मतलब जल के शुद्धिकरण के लिए या कीटाणुनाशक के लिए किसका प्रयोग करते हैं जल में? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, यानी मोस्ट कॉमनली डिसइंफेक्टेंट इन वाटर, जल के शुद्धिकरण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, मतलब गैस, कौन सी गैस जो रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी होती है, फॉर एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये पूछा जा सकता है कि गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना कि अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है या कौन सा गैस कारण होता है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो SO2 और NO2 के कारण होता है। किसके कारण? SO2 और NO2 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी था? तो भोपाल गैस जो होता है, एक दुर्घटना हुई थी जिसमें ऐसी कोई कंपनी थी जिससे गैस का रिसाव हो गया था। क्या? गैस का रिसाव हो गया था, तो वहाँ काफ़ी लोग मारे गए थे। तो वही एक घटना हुई थी। तो वही इसमें बता रहा है कि द गैस रिस्पॉन्सिबल मतलब गैस उत्तरदायी है फॉर, मतलब फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी था? तो MIC। क्या हो जाएगा? MIC का पूरा नाम मेथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथाइल आइसोसाइनेट। तो ये ध्यान रखना कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी था? तो MIC का आपको पूरा नाम पता होगा, मेथाइल आइसोसाइनेट। तो पहला इसमें हमने आप सबको बताया कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? SO2 और NO2। भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी थी? MIC का पूरा नाम मेथाइल आइसोसाइनेट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओजोन डिप्लीटन इज मेनली ड्यू टू, ओजोन डिप्लीटन इज मेनली ड्यू टू मतलब ओजोन की क्षति के लिए, डिप्लीटन मतलब क्या होता है? क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी, मतलब क्या कारण था, मतलब कौन सा कारण था जिससे ओजोन जो होता है क्षति हो रही है, जो हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है उसका हानि हो रहा है? तो CFC के कारण हानि हो रहा है, जो ओजोन को किसके कारण क्षति पहुंच रही है, किसके कारण वो क्षति या हानि हो रहा है या क्षति हो रहा है, उसका मतलब लॉस हो रहा है, ओजोन जो लेयर उसका लॉस हो रहा है धीरे धीरे, तो किसके कारण होता है? CFC। अब CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ध्यान रखना कि ओजोन जो हमारा है, ओजोन जो हमारा लेयर पाया जाता है कि जो सनलाइट आती है उसको जो
डायरेक्ट हमारे बॉडी पे ना आके उसको छान के भेजता है, यानी उसको एक छान करके जो उसमें जो हमारे जो टॉक्सिक जो हमारे गैस उसमें पाई है तो उसको छान के फिर हमारे पास वो भेजता। तो ओजोन का जो छत हो रहा है, मतलब ओजोन का जो लेयर होता है, उसका हानि किसके कारण हो रहा है? तो CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। किसके कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 मोल ऑफ CFC, 1 मोल CFC, 1 मोल जो होता है CFC इज डिस्ट्रॉयड, मतलब हानि पहुँचता अबाउट, मतलब लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मोल अगर CFC है तो लगभग हानि पहुँचता, मतलब हानि पहुँचता, डिस्ट्रॉय होता है या मारे जाते हैं, या हानि पहुँचता अबाउट लगभग 1 लाख अणु मारे जाते हैं। किसके? ओजोन के। अगर 1 मोल CFC का है तो उससे लगभग 1 लाख अणु मारे जाते या हानि पहुँचता या उनको नष्ट करता। तो ओजोन के 1 लाख अणु को ये मॉलिक्यूल्स, मतलब अणुओं को ये नष्ट करता है। तो CFC का अगर 1 मोल है, वो ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय, मतलब हानि पहुँचता या नष्ट करता, किल करता है? तो कितने? 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ये, ओजोन के 1 लाख मॉलिक्यूल्स को ये हानि पहुँचाता है। तो ये ध्यान रखना। इसका कहने का मतलब यही है कि CFC का अगर 1 मोल है तो ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है? तो लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय, मतलब हानि पहुँचाता या मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंट्रीब्यूशन, मतलब योगदान है ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP। GDP के क्षेत्र में एग्रीकल्चर या कृषि का कितना % योगदान है? तो ये लगभग डाटा तो पुराना, तो इसको एक बार हम ज़रूर आप सबको बता देंगे। तो अगर देखा जाता है ये 2013-14 का डाटा है, तो इसको एक बार हम इम्प्रूव करके आप सबको हम इसको ज़रूर बताएंगे। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP के क्षेत्र में कृषि का कितना % या एग्रीकल्चर का कितना % योगदान है? तो 14.2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.2% हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है तो बाकी हम आप सबको इम्प्रूव करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्लाऊ व्हिच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल इज, मतलब मृदा को पलटने, मतलब जो हमारी सॉइल या मृदा उसको पलटने के लिए हम किस हल का प्रयोग करते हैं? प्लाऊ मतलब हल होता है। प्लाऊ व्हिच इज यूज टू टर्न, मतलब किस प्लाऊ का प्रयोग किया जाता है जो सॉइल या मृदा को पलट देता? तो मोल्ड बोल्ड प्लाऊ हो जाएगा। क्या हो जाए? मोल्ड बोल्ड हल जो है वो मृदा, अगर उसके द्वारा हम जुताई करते हैं तो भूमि को पूरी तरह से पलट देता है, यानी जो हमारी सॉइल या मृदा होती है उसको ये पलट देता। तो ये ध्यान रखना कि किस हल की जुताई, मतलब किस हल का प्रयोग करने से, यूज मतलब प्लाऊ व्हिच मतलब किस हल का प्रयोग करना, यूज टू मतलब प्रयोग करने से, टू टर्न ओवर द सॉइल मतलब पूरी मृदा को पलट देता। तो कौन सा? मोल्ड बोल्ड प्लाऊ हो जाए। ये हमारा इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। किसके कारण? मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण। कहाँ पर होता? तो गुजरात में। ये ध्यान, अरे गुजरात ने भोपाल में, कहाँ पर? भोपाल। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये ध्यान रखना कि 1984 में मेथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेथाइल आइसोसाइनेट वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी मेथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किस इंसेक्टिसाइड के निर्माण के लिए किया जा रहा है? तो कार्बाइल, क्या हो जाए? कार्बाइल के निर्माण के लिए इसका किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखना। इससे आपका ये कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी पेपर देने जाते तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबको ज़रूर मिलता रहे। हम आप सबको कोशिश करेंगे ऐसे वीडियो आप सबको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। और हमारी कोशिश है कि 7 बजे मेरी लाइव क्लास ज़रूर रहेगी। हो सकता है एक अल्टरनेट चल सकती है, तो शाम 7 बजे आप ज़रूर देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जितने भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। तो MIC का जो प्रयोग, मेथाइल आइसोसाइनेट का प्रयोग किस इंसेक्टिसाइड के निर्माण के लिए किया? मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण के लिए, आप इंसेक्टिसाइड मतलब किस कीटनाशक के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है? तो कार्बाइल, यानी कार्बाइल एक इंसेक्टिसाइड है जिसके निर्माण के लिए हम किसका प्रयोग किए रहे थे? MIC मेथाइल आइसोसाइनेट, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इन 1962 में। तो साइलेंट स्प्रिंग नाम पुस्तक के लेखक कौन है? रॉचल कॉर्सन। कौन थे? रॉचल कॉर्सन थे। इन्होंने 1962 में साइलेंट स्प्रिंग नाम पुस्तक लिखे थे। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता साइलेंट स्प्रिंग नाम पुस्तक के लेखक
कौन थे? तो कौन थे? राचेल कार्सन थे। कौन थे? राचेल कार्सन। इन्होंने 1962 में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लार्जेस्ट ओशियन यानी सबसे बड़ा सागर महासागर कौन सा? तो पैसिफिक ओशियन मतलब तो प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर अगर पूछ लेता लार्जेस्ट ओशियन या समुद्र पूछ लेता है महासागर तो कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इस्टेब्लिश ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 में। नाबार्ड एक बैंक का नाम है। क्या बैंक है? तो ये ध्यान रखना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नाबार्ड का पूरा नाम है। यहाँ पर देखिए क्या दिया? नाबार्ड का पूरा नाम। तो नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का हमें पूरा नाम भी पता होना चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमारा होगा नाबार्ड का पूरा नाम। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता आरबीआई वाज इस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। तो ये ध्यान रखना। अगर पूछ लेता कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन क्या होता है? नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो ये भी ध्यान रखना अगर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 को, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रोटीन आर मेड अप फ्रॉम चैन। यानी प्रोटीन जो होता है किस चैन या किसके द्वारा बना होता? अमीनो एसिड के द्वारा बना होता। किसके द्वारा? अमीनो एसिड के द्वारा बना होता। तो ये ध्यान रखना अगर पूछ लेता प्रोटीन आर मेड अप या प्रोटीन किसका बना होता तो अमीनो एसिड का बना होता। ये क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट। अब आगे हम देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो हमारे IARI दिया, क्या IARI। अब इसमें आप सबको पूरा डिटेल से बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई, कब ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से बताएंगे। तो IARI की जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश इन 95 यानी 1905 में पूसा अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन। यानी IARI की जब स्थापना 1905 में हुई थी। कहाँ पर? पूसा में। पूसा जो कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। वाइस रॉयल्टी मतलब शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो इसका सामान्य क्वेश्चन ये बनता है कि IARI की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई थी। किसके शासनकाल में? वाइस रॉयल्टी मतलब होता है शासनकाल। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में IARI की स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। ठीक, ये इतना आपको सबको समझा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या का प्रोसेस हुआ। इन 1934 यानी 1934 में इट बिल्डिंग्स हुए डैमेज। 1934 में बिल्डिंग जो होता डैमेज हो गई थी ड्यू टू अर्थक्वेक मतलब भूकंप आने के कारण जो होता। IARI जब स्थापना हुई थी बिहार में, उसके बाद 1934 में इसमें भूकंप आ गया था। तो इसकी बिल्डिंग पूरी क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी। तो अगर पूछ लेता कि IARI बिल्डिंग्स हुए डैमेज ड्यू टू मतलब किसके कारण डैमेज हुआ था? तो अर्थक्वेक के कारण। इन मतलब कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। 1905 में इसकी स्थापना हुई। 1934 में भूकंप आया, उसकी बिल्डिंग उस समय इसकी बिल्डिंग IARI के वहाँ पर डैमेज हो गई थी। उसके बाद आगे देखते हैं हम। इन 1936 यानी 1936 में IARI वाज ट्रांसफर्ड यानी 1936 में IARI को ट्रांसफर कर दिया टू पूसा रोड न्यू दिल्ली में। कहाँ पर कर दिया गया? पूसा रोड न्यू दिल्ली में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये ध्यान रखना कि IARI की स्थापना 1905 में, 1934 में अर्थक्वेक के कारण इसकी बिल्डिंग डैमेज हो गई और 1936 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया पूसा रोड न्यू दिल्ली कर दिया गया। जबकि इसकी स्थापना पूसा बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पूसा बिहार में। लेकिन तो 1934 में भूकंप आया, 1936 में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये हमारा IARI होगा। और IARI के जो नाम बदला गया था आप सबको बता दें 1958 में इसे इंपीरियल से बदल के कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ध्यान रखना अगर कभी पूछ लेता कि IARI के जो इंपीरियल से इंटू मतलब जो चेंज हुआ था इंडियन में तो वो 1958 में होता। कब हुआ था? 1958 में इसका नाम बदल के कर दिया गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया। ये हमारा IARI से संबंधित क्वेश्चन था। अब देखते हैं ICR। क्या देखते हैं? ICR।
तो आईसीआर जो होता है पहले इसमें कमीशन की स्थापना हुई, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको रिपोर्ट मांगा गया, उसके बाद 1928 उसके बाद जाके इसकी स्थापना हुई। तो उसके बारे में आप सबको पूरा हम अच्छे से बताएंगे। तो पहला इसमें दिया हम द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1926। मतलब रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1926, यानी रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना 1926 में हुई थी अंडर द वाइस रॉयल्टी मतलब शासनकाल में ऑफ द लॉर्ड लिनलिथिगो। किसके? लिनलिथिगो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लिनलिथिगो, लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना 1926 में हुई थी। उस समय इनका शासनकाल था। उसके बाद ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद रॉयल कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट मांगी गई थी। कब? 1928 में। कब मांगी गई थी? रिकमेंडेशन मतलब मांग की गई थी ऑफ रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट मांगी गई थी 1928 में। उसके बाद आ जाता है द इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज इस्टेब्लिश ऑन 16 जुलाई 1929 को, यानी इसकी तब जाके स्थापना हुई थी। पहले भी इसका नाम क्या था? इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जब इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। तो आईसीआर की स्थापना जो हुई थी 16 जुलाई 1929 की थी। तब इस समय उसका नाम था इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। आईसीआर डे इसीलिए कभी कभी पूछ लेता तो 16 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका कहने का यही मतलब है कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की पहले मतलब कॉन्स्टिट्यूट मतलब स्थापित किया गया तो 1926 में। शासनकाल में लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में रिकमेंडेशन, उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट मांगा तो उसके बाद 1928 में रिपोर्ट हुई। उसके बाद इसकी स्थापना 1929 में हुई थी आईसीआर की। उसके बाद हम आगे देखते हैं द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर। आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। तो ये ध्यान रखना अगर पूछ लेता फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद हबीबुल्लाह। एंड सेक्रेटरी, और उसके सेक्रेटरी कौन थे? एस.ए. हैदरी थे। कौन थे? एस.ए. हैदरी। तो आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929, इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। आईसीआर डे कब मनाया जाता? 16 जुलाई को। आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद हबीबुल्लाह थे। और सेक्रेटरी कौन थे? तो एस.ए. हैदरी थे। कौन थे? एस.ए. हैदरी। अब आपको हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं इन मार्च 1916, यानी मार्च 1916 में इट वाज डिसाइडेड मतलब एक निर्णय लिया गया था टू द चेंज मतलब बदलने के लिए इंपीरियल इनटू इंडियन, यानी इंपीरियल से इंडियन में बदलने के लिए। क्या मार्च 1916 में एक निर्णय लिया गया था बदलने के लिए किसको? इंपीरियल को इंडियन से। अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ मतलब किसकी अध्यक्षता में? अंडर द प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्षता के अंतर्गत जोगेंद्र सिंह। किसके? जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 1946 में आईसीआर का जो नाम था इंपीरियल उसको बदलने के लिए निर्णय लिया गया था, इंडियन किया गया था। क्या किया गया था? इंडियन। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता कि आईसीआर का इंपीरियल से इंडियन में कब चेंज किया गया था? तो 1946 में कब किया गया था? किसके प्रेसिडेंट मतलब उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो जोगेंद्र सिंह थे। कौन से? जोगेंद्र सिंह थे। ये क्वेश्चन हो गया। सिंस देन इज कॉल्ड, उसके बाद कहा जाने लगा था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उसके बाद इससे क्या कहा जाने लगा था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहा जाने लगा था। ये आप ध्यान रखना। उसके बाद आ जाता है इन 1966 आईसीआर वाज फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडी, यानी 1966 में आईसीआर को फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वाज डॉक्टर बीपी पाल। तो आईसीआर के प्रथम डीजी कौन थे जिसे बोला जाता है डायरेक्टर जनरल? तो डॉक्टर बीपी पाल थे। कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल थे। तो ये थे हमारा आईसीआर से संबंधित। हमने आप सबको बता दिया रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1926 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद लॉर्ड लिनथिगो के शासनकाल में उसके बाद एक रिकमेंडेशन किया गया था रॉयल कमीशन के द्वारा 1928 में।
उसके बाद इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्लाह। सेक्रेटरी कौन थे? यसे हैदरी थे। कौन थे? यसे हैदरी। और मार्च 1946 में इसका नाम इंपीरियल से इंडियन कर दिया गया। उसके बाद इसे कहा जाने लगा था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीआर को फुल्ली ऑटोनॉमस बॉडी कब इससे दिया गया? तो 1966 में दिया गया था। और फर्स्ट डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? फर्स्ट डीजी कौन थे आईसीआर के? तो डॉक्टर बीपी पाल थे। कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल। तो ये था हमारा यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप सबको हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप सबको हम इसको भी आप सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये भी हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं आप जरूर इसको सब्सक्राइब, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप कोई भी पेपर देने जाते एग्रीकल्चर से संबंधित तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब पहला आ जाता है एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। फूल गोभी का खाने वाला भाग क्या होता? तो कर्ड होता। क्या होता? कर्ड। सी से कॉलीफ्लावर, सी से कर्ड, CURD मतलब कर्ड। तो ये ध्यान रखना, फूल गोभी का खाने वाला भाग अगर पूछ लेता तो कर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लांचिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ। ब्लांचिंग की क्रिया किस में होती है? तो फूल गोभी में होती है। अब ब्लांचिंग क्या होता है? व्हाट इज ब्लांचिंग? कि ब्लांचिंग ये होता है कि फूल गोभी के फूल को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए ही उसकी पत्तियों से तोड़कर ढकने की क्रिया को क्या बोला जाता है? ब्लांचिंग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर बाई चांस तेज धूप होता तो जो हमारा जो फ्लावर होता है फूल गोभी के वो क्या होता है? येलो होने लगता है, इसीलिए उसकी क्वालिटी मार्केट में घटने लगती है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। तो हमारा यही पूछा जाता है ब्लांचिंग किस में किया जाता है? कॉलीफ्लावर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिप्टल ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू। व्हिप्टल एक बीमारी होती है जो फूल गोभी में लगता है, किसके कारण? डिफिशियंसी ऑफ मोलिबेडिनम, मोलिबेडिनम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा रूबी इज ये वैरायटी ऑफ। पूसा रूबी किसकी वैरायटी या प्रजाति? टोमेटो की हो जाएगी। किसकी? टोमेटो की प्रजाति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनरूपा इज ये वैरायटी, सोनरूपा इज ये अर्ली वैरायटी ऑफ। सोनरूपा अगेती प्रजाति है, तो ये भी किसकी हो जाएगी? लीची की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? लीची की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पजारो इज द वैरायटी ऑफ। पजारो किसकी वैरायटी है? तो स्ट्रॉबेरी की वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। किसकी वैरायटी प्रजाति? स्ट्रॉबेरी की। पजारो अगर पूछ लेता किसकी वैरायटी? स्ट्रॉबेरी की। बोलेरो इज द वैरायटी ऑफ। बोलेरो किसकी वैरायटी? मेरीगोल्ड मतलब गेंदा की प्रजाति। किसकी वैरायटी प्रजाति? गेंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा होता है? सबसे अच्छा स्रोत तो बारबाडास चेरी हो जाएगा। कौन सा? बारबाडास चेरी हो जाएगा। उसका लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक कट फ्लावर का आयात कौन करता है? तो जर्मनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। द डॉर्फ वैरायटी ऑफ मैंगो। आम की बौनी प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो आम्रपाली हो जाएगी। क्या? आम्रपाली, जिसको मतलब पास पास लगाया जाता है, 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। आम्रपाली की आम की आम्रपाली प्रजाति को 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ प्लांट जो हो जाएंगे कितना? 1600 पौधे आते हैं। अगर आम को नॉर्मल स्पेसिंग देखा जाता तो 10 × 10 मीटर होता है। कितना होता है? 10 × 10 मीटर रखा जाता। उसमें नंबर ऑफ प्लांट जो होते हैं 1 हेक्टेयर में तो 100 पौधे आते हैं। कितने? 100 प्लांट आते हैं अकॉर्डिंग टू 10 × 10 मीटर ऑफ प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैलिफोर्निया पेपरसेली इज द वैरायटी ऑफ। कैलिफोर्निया पेपरसेली किसकी वैरायटी? आलमंड। क्या हो जाए? आलमंड मतलब बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज। गुलाब के फल को क्या कहा जाता है? हिप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिप्स। फ्रूट ऑफ ओकरा इज नोन। भिंडी के फल को क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्सूल। फ्रूट ऑफ ओकरा इज नोन एज। भिंडी के फल को क्या कहा जाता है? तो कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट फैट इज ए रिच सोर्स ऑफ। कोकोनट में जो नारियल पाया जाता है, कोकोनट में जो फैट पाया जाता है, क्या? फैट पाया जाता है। कोकोनट मतलब नारियल, नारियल में जो फैट पाई हो तो किसका अच्छा स्रोत होता है? ल्यूरिक एसिड का होता है। किसका होता है? ल्यूरिक एसिड का अच्छा स्रोत होता है। तो कोकोनट मतलब नारियल, इसमें जो फैट पाई है तो किसका अच्छा स्रोत होता है? ल्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट इज प्रोपोगेटेड बाय। मतलब नारियल में प्रोपोगेशन प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बाय सीड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सीड द्वारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो इज मोस्टली प्रोपोगेटेड थ्रू। यानी आम में प्रोपोगेशन किसके द्वारा करते हैं? किसके माध्यम से? तो बीनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बीनियर ग्राफ्टिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है भेंट कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कॉलीफ्लावर इज नोन एज। फूल गोभी के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? यहाँ साइम दिया तो साइमोज रहेगा। क्या रहेगा? साइमोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैबेज इज नोन एज। पात गोभी के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? कैटकिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटकिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक हट ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू। ब्लैक हट बीमारी आलू में होता है, किसके कारण होता है? डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ये किस अवस्था में लगता है? स्टोरेज, जब हम आलू की स्टोरेज करते हैं तब उस अवस्था में ये बीमारी लगती है। ब्लैक हट बीमारी आलू में लगता है।
उसके बाद पूसा एसनोवाल इज ये वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर, किसकी वैरायटी हो जाएगी, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी की प्रजाति। अगर पूछ लेता पूसा एसनोवाल किसकी प्रजाति है तो कॉलीफ्लावर या फूल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया शेयर इन द फ्रूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, यानी भारत का पूरे विश्व के फलों के उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है तो 10%। इंडिया शेयर भारत का योगदान है आप फ्रूट इन द फ्रूट प्रोडक्शन फलों के उत्पादन में इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कितना % योगदान है तो 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता तो उसे क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, बिना निषेचन के जब एम्ब्रियो का निर्माण होता तो उसे बोला जाता है एपोमेक्सिस। ये क्वेश्चन आप ध्यान, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर पूछ लेता बिना निषेचन के जब फल का निर्माण होता तो उसे कहा जाता पार्थिनोकार्पी, अगर बिना निषेचन के जब एम्ब्रियो का निर्माण होता तो उसे बोला जाता है एपोमेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओलियोरेजिन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ, ओलियोरेजिन जो होता है एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है जो किससे प्राप्त होता है, चिली सीड मतलब मिर्च से प्राप्त होता है या स्पाइसेस मतलब मसालों से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना, ओलियोरेजिन एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है, मिर्च के सीड या उसकी जाति स्पेसिफिक जातियों से या स्पाइस मतलब जो भी हमारे मसाले बनती है। उसके बाद केसर या सैफरान बिलोंग टू द फैमिली, केसर या सैफरान की फैमिली क्या हो जाएगी, इरिडियसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरिडियसी। ये ध्यान रखना, केसर या सैफरान किस कुल या किस परिवार का सदस्य तो इरिडियसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन, संरक्षित करने के लिए जो होता है शुगर की मात्रा कितनी रखी जाती है, 60 से 70% रखी जाती है। कितने, 60 से 70% रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, यानी आम की कौन सी वैरायटी है प्रजाति जो HDP मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल होती है। आम्रपाली, हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब ये होता है कि आम की कौन सी प्रजाति जो पास मतलब कम दूरी पर लगाया जाता है, क्या कम दूरी पर, तो आम की आम्रपाली प्रजाति को ही पास लगाया जाता है मतलब सघन रूप से। तो देखो 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, हमने आप सबको पहले बता दिया। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में देखा जाता तो आम को कितनी दूरी पर लगाया जाता है तो 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप, मुख्य रूप से नमक सहिष्णु फसल कौन सी होती है तो डेट पल्म यानी खजूर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डेट पल्म या खजूर। मोस्ट साल्ट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप मतलब नमक सहिष्णु फसल जो लवणीय भूमि में जिस फल की खेती की जाती है तो वो कौन सी, डेट पल्म मतलब खजूर हो जाएगा। फ्रूट रिपनिंग हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला कभी कभी दे सकता है तो C2H4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ए फॉर्म ऑफ लो प्रूनिंग अप टू 2 मीटर हाइट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड, यानी जो प्रूनिंग किया जाता है ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। पौधों में 2 क्रियाएं की जाती है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। जो ट्रेनिंग मतलब कटाई किया जाता है उसमें इंक्रीज ऑफ फ्रूट्स फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग के लिए क्या किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है। और जो प्रूनिंग किया जाता है पौधों को एक शेप या आकार देने के लिए प्रूनिंग की क्रिया की जाती है। तो अगर 2 मीटर मतलब लो प्रूनिंग करते हैं, 2 मीटर की हाइट पर अगर हम पौधों के तनों में प्रूनिंग करते हैं तो उससे क्या कहा जाता है, पोलार्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोलार्डिंग कहा जाता है। तो ये ध्यान, अगर तनी को जो हमारा प्लांट होता है उसको 2 मीटर की हाइट पर अगर हम प्रूनिंग करते हैं मतलब जिसे लो प्रूनिंग बोला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पोलार्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अर्ली वैरायटी ऑफ बेर, बेर की अगेती प्रजाति कौन सी हो जाए तो हमारा गोला और सेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोला और सेब। तो गोला और सेब किसकी वैरायटी, बेर की कैसी वैरायटी, अर्ली मतलब अगेती प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटिंग सीजन ऑफ डेसिडियस प्लांट मतलब पतझड़ी पौधों की प्लांटिंग सीजन कब होता है, इनकी रोपाई कब की जाती है तो जनवरी से फरवरी में की जाती है। कब की जाती है, जनवरी से फरवरी में की जाती है। तो ये जितने भी स्टूडेंट चाहे किसी भी सेमेस्टर के हों या एग्रीकल्चर के अगर आप छात्र हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। चाहे PCS की तैयारी किसी भी लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी जितने भी एग्रीकल्चर के पेपर होते हैं अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो CSA में वैकेंसी आई हमने आप सबको उसको भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर, यानी फार्म कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी सीटें हैं, उसमें सिलेबस क्या है, उसमें किस बेस पे आप सबको सिलेक्शन किया जाएगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, अगर पेपर कराए जाएंगे तो किस बेस पे पेपर कराएंगे, उसकी पूरी डिटेल और संपूर्ण जानकारी आप सबको हमें अपने
चैनल पर पहले से उपलब्ध करा दिए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप उसको ज़रूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल पर बीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कंप्लीट हो गया जिनका बीएससी, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हार्टिकल्चर है, बीएससी फॉरेस्ट्री, ये सभी स्टूडेंट उस फार्म को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो हमारे एकेडमिक बेस पे जो नंबर डिसाइड किया, संपूर्ण जानकारी हमने आप सबको पहले से उपलब्ध करा दिया। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देखें, आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। धन्यवाद।